प्रीवियस ईयर के ये आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चनों को हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ट्रिक पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल में लिखा है 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल पूरी तरह से इस तरह से है, एक वस्तु ही उस वस्तु को अगर 720 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाएगी तो वो बिकेगी 90% वैल्यू पर, और अगर उसको 20% के लाभ पर बेचा जाए तो वो बिकेगी 120% पर। सवाल के अंदर कहा है कि जब 720 रुपए में बेची गई तो 10% की हानि हुई, तो मतलब इस 90% पर बेची गई। तो कह सकते हैं कि 90% जो है वो 720 रुपए के बराबर है। हमें बताना है जब वो 120% पर बेची गई तो उस समय पर वैल्यू कितनी थी। तो लिखेंगे 120% बराबर ये 720 और डिवाइड में लिखेंगे हम 90, गुना में लिखेंगे 120। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 9 अट्ठे होंगे 72। अब क्या करेंगे, इस 120 की 8 से गुना करेंगे तो 12 अट्ठे 96 होंगे, तो 960 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह से देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। तो जिनको ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया हुआ है x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है 4। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम ये जो 4 दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब ये अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम हमेशा 2 घटाएंगे, और अगर माइनस का साइन है तो ऐड करेंगे। अब प्लस है तो हम 2 को माइनस करेंगे, 16 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 14। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा वो 14 होगा। अब 14 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं थर्ड नंबर के सवाल को। थर्ड नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर का जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है कि ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर इस तरह का सवाल हो तो ये जो 10 दिन है इसका और ये जो 15 दिन है इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब इस 30 को डिवाइड करेंगे, 10 तिया 30 3 बार टेबल जाएगा और 15 दूनी 30 यहाँ 2 बार टेबल जाएगा। अब इस 30 को दोनों के टोटल 3 और 2 का टोटल होगा 5, यदि 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग होंगे 30। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को 6 दिन के अंदर कर लेंगे। 6 ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। अब ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है। 4 में लिखा है ए एक यहाँ कह रहा है पाइप टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा उसे 6 घंटे में खाली करता है, दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे। तो इसी तरह से इस 4 का और इस 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब इस 4 से भाग करेंगे, 4 तिया होंगे 12 और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक टंकी को खाली कर रहा है, और 6 दूनी होंगे 12। अब इस 12 को तो एज इट लिखेंगे और 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यदि 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, तो इसलिए दोनों पाइप मिलकर के उसको 12 घंटे के अंदर भर देंगे। 12 ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 को। 5 नंबर के सवाल में क्या लिखा है। 5 नंबर के सवाल में लिखा है 10 पारियों का एक निश्चित औसत था, 11वीं पारी में 100 रन बनाने से औसत 5 बढ़ गया, तो नया औसत क्या है। तो कभी भी आपको नया औसत ज्ञात करना है तो नए औसत के लिए क्या करेंगे, नया औसत बराबर जितनी लास्ट की पारी में रन बनाए हैं उसको लिखेंगे और जितनी उसमें वृद्धि हुई है औसत में, यहाँ पर कहा 11 पारियों में 55, 5 का औसत बढ़ गया, तो इस 11 की और 5 की गुना करेंगे, घटाएंगे, 11 पंजे होंगे 55 और 5 की वृद्धि हुई है तो 5 की वृद्धि हुई है तो 5 हम ऐड करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 50। तो अब जो नया औसत होगा वो 50 होगा। अब 50 ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 को। 6 नंबर के सवाल में लिखा है 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर जो दिया हुआ है कितना है 5%। अब इस 5% को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे
तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है, ये जो 5 दिवाई है, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इस 25 में क्या करना है, 2 डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगा दें तो 0.25, ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए पर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 रुपए का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो है 0.25 रुपए। जब सवाल में हमारा मूलधन 8,000 रुपए होगा तो 8,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो लिखेंगे 8,000 इज इक्वल टू 0.25। अब डिवाइड में ये वाला 100 लेकर आएंगे और गुना में करेंगे ये वाला 8,000। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 000 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। अब इनकी गुना होगी, 25 अट्ठे हो जाएंगे 200। अब इस 200 में एक जीरो, ये जो बची हुई है, एक जीरो से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 20। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 20 रुपए होगा। अब 20 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 7वें सवाल को। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल में लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। अगर वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 64 वर्ग मीटर है तो वर्ग की जो भुजा होगी ए बराबर कितनी होगी, √64। आपको देखना है 64 किसका स्क्वायर है, ये है 8 का, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 8 मीटर। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू ये होगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना हम क्या लिखेंगे, साइड लिख सकते हैं। अब 4 लिखेंगे और S की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 की 4 से गुना होगी तो आ जाएगा 32 मीटर। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो 32 मीटर होगा। 32 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 8वें नंबर के सवाल को। 8वें नंबर के सवाल में लिखा हुआ है दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका HCF 6 है, तो उनका LCM क्या होगा। अब देख सकते हो ये जो अनुपात दिया है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका जो अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो LCM कितना होगा, हम इन सब की गुना करेंगे, लिखेंगे 4 और गुना 5, और जो इनका HCF है इसको भी लिखेंगे, सबकी गुना करेंगे तो आएगा 120। तो इन सब का जो LCM होगा वो 120 होगा। 120 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 9वें नंबर के सवाल को। 9वें सवाल में लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए हम ट्रिक लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस XY डिवाइड बाई 100। तो x की जो वैल्यू है 10% होगी, y की वैल्यू 10% होगी, लिखेंगे 10 गुना 10/100। इसको सोल्व करेंगे तो ये जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 1 और 1 की गुना होगी तो हो जाएगा ये 1। अब 20 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 21%। तो 21% वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 10वें नंबर के सवाल को। 10वें नंबर के सवाल में लिखा है एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 50% अंग्रेजी में और 10% दोनों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत, यहाँ कह रहा है पास कितने प्रतिशत, पास का प्रतिशत क्या है। तो ये जो 40% हिंदी में है, 50% अंग्रेजी में है और 10% दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, इस 40 को लेंगे और ये 50 को लेंगे और इसमें से क्या करना है, हम 10 को घटा देते हैं, तो इसमें जो परसेंटेज बचेगा ये आ जाएगा हमारा 80%। अब 80% यदि फेल हुए हैं तो 90 में से 80 को घटाएंगे तो बचेगा 20, तो 20% यहाँ पर पास हुए हैं, तो 20% हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 11 नंबर के सवाल को। 11 नंबर के सवाल में लिखा है एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किमी प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू लिखेंगे हम, टी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो दी हुई है वो है 200 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 200, और जो स्पीड है वो है 72 किमी प्रति घंटा। तो हम इस 72 को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए करेंगे 5/18 से गुना। सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, 18 कम 18 और 18 चौक होंगे 72। अब ये जो 5 है और ये 4 है दोनों गुना करेंगे। सबसे पहले तो इस 200 को लिखेंगे एज इट, और 5 और 4 की जो गुना होगी वो हो जाएगी इन दोनों की 20। अब 20 से भाग करेंगे तो 20 धाम होंगे 200, तो 10 सेकंड के अंदर जो है ट्रेन खंबे को पार कर देगी, तो ये 10 सेकंड हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 12 नंबर के सवाल को। 12 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है
कि एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2:4 के अनुपात में है। कुल धन 60 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो यहाँ पर जो धन दिया है वो रुपए की फॉर्म में दिया है, इसलिए ये जो सिक्के हैं हम इनसे रुपए बनाएंगे। 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2, तो 50 पैसे के 2 सिक्के से 1 रुपया बनेगा। और इसी तरह से 25-25 के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया यहाँ बनेगा। तो टोटल 3 रुपये बने हैं। अब ये जो 3 रुपये हैं ये इस 60 के बराबर हैं। तो जब 3 60 के बराबर है तो 1 बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा 1 बराबर होगा 20 के। अब क्या करना है? हमें ज्ञात करनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये जो 20 है इस 20 की गुना करेंगे इस 2 से। तो 2 गुना अगर 20 करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40। तो इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 13 को। 13 नंबर के सवाल में लिखा है प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें 40 जो पूर्ण संख्या है इनका औसत ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू, इसमें पहली संख्या लेंगे और लास्ट की संख्या लेंगे 40 और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 40 और 1 होंगे 41, 41 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20.5। तो 20.5 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं 14 नंबर के सवाल को। 14 नंबर का जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिखा है पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से देखना है कि जो वर्तमान आयु का योग है वो है 50 वर्ष और ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 पिता की घटाएंगे और 5 पुत्र की घटाएंगे तो बचेगा टोटल हमारा 40। और जिस समय आयु का योग 40 वर्ष था तो उस समय पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो अब क्या करना है? हम इसको जो है 4 और 1 के रेशो में तोड़ेंगे, यानी इसको जो पिता की उम्र थी 4 थी और पुत्र की उम्र 1 थी, तो दोनों का टोटल कितना था? 5। तो ये जो 5 है ये किसके बराबर था? इस 40 के बराबर था। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम पिता की एज निकालते हैं, यहाँ है 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम 4 की वैल्यू निकालने के लिए इस 40 को डिवाइड करेंगे 5 से और गुना करेंगे 4 से। तो 5 अट्ठे 40 होंगे और 8 चौक होंगे 32। तो 32 तो है पिता की एज, तो 8 हो जाएगी पुत्र की एज। ये 5 साल पहले थी, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। तो वर्तमान में जो पुत्र की एज है वो है 13 वर्ष। तो 13 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है? ये है tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4, तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हमारे पास 3 ही है और कर्ण जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3/5 हमारा आंसर होगा। अब 3/5 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 16 नंबर के सवाल को। 16 नंबर का जो सवाल है ये लिखा है 3/4, 6/7, 9/10 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको जो फ्रैक्शन दी हुई हो उनका HCF ज्ञात करना है तो जो अंश है उनका HCF लेंगे। HCF 3 का, 6 का और 9 का हो जाएगा 3। और जो ये डेनोमिनेटर है 4, 7 और 10, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम होगा 140, तो इसका HCF हो जाएगा 3/140। तो 3/140 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 17 नंबर के सवाल को। 17 नंबर का जो सवाल दिया है ये कहा है एक चुनाव में विजेता को 55% मत मिले और वह 600 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखना है, हम मानते हैं कुल मत 100% थे। 100 में से जीतने वाले को कितने मिले हैं? 55%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 45%। अब दोनों के वोट का जो डिफरेंस है वो है 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीतने वाला है वो 10% से जीतता है। तो ये जो 10% है इस 600 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 10% बराबर 600। हमें निकालनी है टोटल वोटों की संख्या। कुल वोट तो 100 है, तो जब 10% 600 के बराबर है तो 100% बराबर कितना होगा? ये लिखेंगे 600 बटे में 10 और गुना में लेंगे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे। ये 10 600 में गुना करेगा तो आएगा 6000। तो टोटल वोट की जो संख्या थी वो 6000 थी। अब 6000 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 18 सवाल को। 18 नंबर के सवाल में लिखा है शांत जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 30 किमी जाने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए हम लिखेंगे T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है, तो हम 30 लिखेंगे। और जो स्पीड है, जब नाव और धारा दोनों एक साथ साथ चलेंगे तो जुड़ जाएंगे, इसलिए 8 को
और 2 को जोड़कर ये हो जाएगी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 3, तो 3 घंटे का समय लगेगा। अब ऑप्शन 3 घंटे बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 19वें सवाल को। 19वें नंबर के सवाल में लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। आय का अनुपात 3:2 है। यदि उनका योग 5000 है तो ए की आय ज्ञात करनी है। तो 5000 तो इनकी टोटल आय है। अब इसमें 3 और 2 के रेशो में तोड़ना है, तो 3 हिस्से एक हो जाएंगे और 2 हिस्से दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो ए का हिस्सा कितना होगा? 3000। तो 3000 यहाँ आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 20वें सवाल को। 20वें सवाल में लिखा है 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? तो हम ऐसे सवाल को करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 गुना d1 और ये बराबर होगा m2 गुना d2 के। तो इस सूत्र को लगाएंगे। अब वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है? 10 है और दिन जो है 12 है, तो 12 लिखेंगे। m2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ये m2 को फाइंड करना है। d2 की वैल्यू 6। अब 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी होंगे 12, तो 10 की 2 से गुना करेंगे तो m2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। तो 20 यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 21वें सवाल को। 21वें नंबर के सवाल में लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा गुना √3 बटे 4 गुना साइड का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो √3 बटे 4 को एज इट रखेंगे। जो साइड है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर बचेगा 4। तो क्षेत्रफल होगा 4√3। अब 4√3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। तो सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है शब्द स्मार्ट को वर्णानुक्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। मतलब ये जो वर्ड स्मार्ट दिया है, अगर इसको इसके अक्षरों के हिसाब से लिखें तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा। तो ABCD में ए पहला आता है, तो हम स्मार्ट में ए पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम एम लेंगे। एम के बाद क्या आता है? आर आएगा और आर के बाद एस लिखेंगे और सबसे लास्ट में होता है टी। तो हम क्या करेंगे? ABCD के हिसाब से देखना, एम जो है इसमें दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है, और इसी तरह से यहाँ टी लास्ट में है, यहाँ पर भी टी लास्ट में है। तो इसको अगर हम क्रम के हिसाब से भी लिखते हैं तो 2 वर्ड ऐसे हैं एम और टी जिनका स्थान नहीं बदलता। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर 2 शब्द होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं 23वें नंबर के सवाल को। 23वें नंबर के सवाल में लिखा है श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर दिया है A1B C3D E5 6। तो अब आगे जो आएगा क्या आ जाएगा? यहाँ हमारा G6 और H हो जाएगा, तो बीच में 6 आएगा। अब 6 जो ए के ऑप्शन में है G6H, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 24 को। 24 नंबर के सवाल में लिखा है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी परसों था शुक्रवार, तो अगर परसों शुक्रवार था तो कल क्या था? ये मानते हैं शनिवार था, और शनिवार आज क्या है? इतवार। तो इसने कहा कि आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? तो आने वाले कल के बाद का जो दिन होगा इस हिसाब से पता लगाएंगे। इसने कहा है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी कि परसों अगर शुक्रवार था तो आज है शनिवार और कल होगा रविवार, तो रविवार से ठीक अगले दिन का ही पूछ रहा तो होगा सोमवार। सोमवार ऑप्शन डी में है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें और दाएं से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो हमें कुल निकालने के लिए फाइंड क्या करना है? टी लिखेंगे, टी फॉर टोटल। हम लिखेंगे ये जो बाएं से लिखा है बाएं से स्थान और प्लस दाएं से स्थान -1, ये ट्रिक होगी। बाएं से स्थान और प्लस दाएं से स्थान -1। 10 में 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 25 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 24। तो पंक्ति के अंदर टोटल 24 जो है व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल के अंदर लिखा है विषम जोड़े को चुनिए। विषम का मतलब है सबसे अलग बताना है, तो सबसे अलग देखने के लिए यहाँ पर लिखा है कार सड़क। कार जो है सड़क पर चलती है। इसी तरह से समुद्र का जो जहाज है वो समुद्र में चलता है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। तो जो ट्रेन है वो ड्राइवर। ट्रेन जो पटरी पर चलती है। तो सबसे अलग जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में लिखा है लुप्त संख्या को ज्ञात करना। सबसे पहले दिखाया है 3, 7, 15, 31 और नेक्स्ट बताना है। तो लिखेंगे 3, 7, 15, 31 और अगली संख्या क्या होगी ये देखना है। तो 3 से 7 कैसा बना है? 3 की 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ा 7।
इसी तरह से 7 की 2 से गुना हुई, 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा 15 और 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ा 31। अब 31 दूनी हो जाएंगे 62, 62 में एक जोड़ेंगे तो आएगा आगे 63। तो हमारा ऑप्शन 63 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 7 नंबर के सवाल को। 7 नंबर के सवाल में लिखा है कि यदि बैट बराबर 2120 है तो कैट बराबर बताना। तो ध्यान से देखना है, बैट बराबर जो दिखा है 2120 है, बी जो आता है दूसरे नंबर पर आता है तो इसलिए लिखेंगे 2, ए आता है पहले नंबर पर इसलिए 1 लिखेंगे, टी 20वें पर तो इसलिए 20। इसी तरह से जो कैट का कोड होगा, कैट को हम लिखेंगे CAT, सी जो आता है तीसरे नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है और टी 20वें नंबर पर। तो 3120 यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल के अंदर लिखा है अस्पताल, डॉक्टर और विद्यालय यहाँ पर बताना क्या आएगा। तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह से विद्यालय के अंदर शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो शिक्षक यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।